दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत संगम युग तथा गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, ऐतिहासिक युग के आरंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी या सम्मिलन से होता है, जिसमें तमिल कवि जो होते थे और विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था और इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी रचना का प्रकाशन संभव होता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो 3 संगम आयोजित किए गए, इनमें संकलित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। और संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। एक तो पत्थु पादात्तु और इथै इत्थु धोकै और पादिनेन कीलन कु। तो तिरुवल्लुर कृत कुराल तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग यानी आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन और प्रणय से संबंधित हैं। दोस्तों आप देख लीजिए, जो संगम आयोजित किए गए थे वो कहाँ पर आयोजित किए गए, उसकी अध्यक्षता किसने की। तो प्रथम संगम जो है ये आप देख लीजिए दोस्तों, 4440 वर्ष पूर्व मदुरा में जो है आयोजित किया गया। ये स्थान समुद्र में विलीन है। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे और इनमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ संकलित हुए उसमें अकट्टियम, परिपदाल, मदुनारय, मुदुकुरुकु तथा कालार आवरय, और इनमें से कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व और ये कपाटपुरम अलैवायु में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष भी अगस्त ऋषि थे। और दोस्तों तोलकाप्पियम ग्रंथ यानी तमिल व्याकरण के रचनाकार तोलकाप्पियर का संकलन इसमें किया गया था। और आप देख लीजिए तीसरा संगम जो है ये 1850 वर्ष पूर्व मदुरा में आयोजित किया गया, नक्कीरर की अध्यक्षता में। और इसमें संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथों में नेदुन थोकै, करुण थोकै, नत्री नई, एनकुरु भूरु, परिपादल, कूथु वरि, परिचय और सत्रिशय इत्यादि हैं। दोस्तों कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सबसे पहले 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुवानुबुक रशु यानी अप्पार ने किया था। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, देखिए इलांगो कृत शिल्पाधिकारम, जो कि पायलों का गीत है। एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। ये बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उनकी पत्नी कर्डग और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सत्तनार ने मणिमेखलय की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है और इसमें राजकुमार उदय कुमारन और मणिमेखलय यानी कोवलन और नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक और शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये बौद्ध लेखक दिंगनाथ, जो कि 5वीं सदी के लेखक थे, उनकी कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ देखिए जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है, जिसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। जैन भिक्षु तिरुतक
तिरुत्तक देवर जो है जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं और कहा जाता है तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तोल्लकापियम ये तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इसमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुल सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की ई रामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण मिलता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। दोस्तों संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। ये पेन्नार और दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था और जो है चोलों का सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया और सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरू नानुन्नू पादे को करिकाल को संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। दोस्तों संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के प्रमुख राजाओं में उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी में, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी में और सेन गुट्टुअन 180 ईस्वी में ये चेरों के प्रमुख शासक थे। सेनु गुट्टुअन ने अधिराज की उपाधि धारण की और इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी और पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था और ये राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश और सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी और व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः ये उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी वसूल की जाती थी। दोस्तों सेना जो है संगम काल में चतुरंगड़ी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही शामिल थे। नगाड़ा और शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था और संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सबसे पहले संगम काल में हुआ जो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। दोस्तों संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था और संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। दोस्तों संगम कालीन कुछ अन्य वर्गों में पुलैयन जो कि दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी और पशुचर्म की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति थी और मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी। आप जानते हैं दोस्तों तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीड़य कहा गया है और एक पक्षी प्रणय को केकिड़य और अनुचित प्रणय को पेरुंदिड़य कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था।
नर्तक नर्तकियों और गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाड़र और विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर और ओवैयर जैसे कवित्रियों की चर्चा हुई है और इससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इसी कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में ये खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार और उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। दोस्तों, संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थीं। इन्हें कडेसिवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, सालियूर और चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकोई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकामेडु चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था और इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है और यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकामेडु को पेडो कहा गया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों को सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था और कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था और उसके विषय में मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र जो है वह बर्छा था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजात की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। दोस्तों, संगम काल में वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था और संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया जिसे अनकु कहा जाता था। संगम साम्राज्य या संगम युग के बाद आइए बहुत ही महत्वपूर्ण गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी तक इसका शासनकाल था और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। दोस्तों, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिशेन था, इसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया और नालंदा से मिले 2 ताम्रपत्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 में ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। और आप जान लीजिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और ये उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी।
शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों, अनुश्रुत के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपड़क जो कि फलित ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार, बेताल भट्ट, घटकरपर, बाराहमिहिर जो कि खगोल वैज्ञानिक थे और बररुच जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिर पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा और शब्द का प्रकांड पंडित था और एक कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ, जिसका शासनकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त, इसका समयकाल 455 से 467 ईस्वी था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया और स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी और इसके प्रमुख शासक विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था और अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था और गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। और दोस्तों, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम या विष्ट राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि जो 5 प्रकार की होती थी। क्षेत्र यानी कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु यानी वास करने योग्य भूमि, चरागाह भूमि पशुओं को चारा योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी और अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक और विद्या का केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है गुप्तकालीन मंदिर। इसमें विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में और दशावतार मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में और लक्ष्मण मंदिर ये ईंटों द्वारा निर्मित है, भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, कायस्थों का सबसे पहले वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है और जाति के रूप में कायस्थों का सबसे पहले वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य के जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे और पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। तो याद रखिएगा, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे गुप्त सम्राट और विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ वो ललितपुर जनपद का दशावतार मंदिर है और ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है।
अजंता अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण माड़ासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। दोस्तों, गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो कि बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र या संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता था। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास और अपरीक्षाकारित्व। दोस्तों, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बारहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहत जाक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त दोस्तों, गुप्त युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उसने ये घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना की कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकाड़व ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था और नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है और आप देख लीजिए दोस्तों, संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूप्यका कहा जाता था और याज्ञवल्क, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ और गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और दोस्तों, कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ और ऐसी प्रथम रचना है भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो लुसेंट जीके के इस भाग में आपने संगम युग और गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।